नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमेर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं आगम ऑनलाइन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। कई विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बहुत ही तनाव की स्थिति में है। कई विद्यार्थियों के ऐसे सवाल हैं कि जो तनाव को कम कैसे करें, भर्ती की तैयारी कैसे करें, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कैसा होता है। कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विद्यार्थी बहुत ही परेशान हैं। तो दोस्तों, इसी मुद्दों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर विद्यार्थी क्या गलतियां कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो आपको अपने आप के अंदर सुधार करने की स्थिति है। आजकल मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, मुझसे कई ऑफलाइन क्लासेस में भी विद्यार्थी मिलते हैं या पर्सनली विद्यार्थी मिलते हैं, और जब मैं उनको तैयारी करते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी ही गलतियां मैंने भी की थी, तो मैंने अपनी गलतियों से जो सीखा है वही आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, आज के दौर में विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती तो यह करता है कि वो भर्ती का इंतजार करते हैं, वैकेंसी कब आएगी। अभी मैं राजस्थान में देख रहा हूं बहुत से विद्यार्थी आरएस की तैयारी करने वाले हैं, बहुत से विद्यार्थी एसआई की तैयारी करने वाले हैं, और उन लोगों का प्रश्न एक ही है, सर भर्ती कब आएगी। अरे भाई, आप भर्ती का इंतजार क्यों कर रहे हो? भर्ती निकालना सरकार का काम है, और अगर सरकार को प्रशासन ठीक से चलाना है, अगर उनको थाना ठीक से चलाना है, तो उनको एसआई की भर्ती निकालनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल निकालनी पड़ेगी। आपने टारगेट अब सेट किया, और आज के दौर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन पूरी करता है, उसके बाद में सोचता है कि मुझे करना क्या है। जबकि 10वीं पास करते ही आप जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तब यह नहीं सोचते हो कि इस सब्जेक्ट की वजह से मैं भविष्य में क्या बनूंगा। भाई, जिस विद्यार्थी ने यह सोच लिया है 10वीं पास करने के बाद कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो साइंस का विषय लेता है। जब उसने यह सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो मैथमेटिक्स लेता है। मेरे जैसे आर्ट्स लेते हैं। तो जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उस वक्त अपना टारगेट तो तय कर लिया था, तो तैयारी तो उसी समय से शुरू हो जानी चाहिए थी। आपने वो सब्जेक्ट ही इसीलिए लिया। चलो कोई बात नहीं, उस समय अनुभव नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, हमसे गलती हुई। अब जब आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे थानेदार बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, तो अब आप भर्ती का इंतजार करते बैठे हो। ऐसा नहीं होता है। भर्ती आने के बाद में आपको 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप क्या तैयारी करोगे? और ऐसे तैयारी करने वाले सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं? फिर उनका क्या होगा जो 2-2, 3-3 साल से एक जगह पर कुर्सी पर बैठकर मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यही गलती कर देते हो, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो। हां, कुछ विद्यार्थियों की मजबूरी भी है कि भाई बैठे नहीं रह सकते हैं, काम करना पड़ता है, कुछ न कुछ रोजगार भी चलाना पड़ता है, घर खर्च भी चलाना पड़ता है, बट ठीक है। लेकिन आपको अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इतनी परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको समाज का त्याग करना पड़ेगा, भाई बंधुओं का त्याग करना पड़ेगा, मित्रों का त्याग करना पड़ेगा। एक जगह पर बैठकर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। आप कंफर्ट जोन में रहते हुए, सब कुछ साथ में लेते हुए सोचते हो कि मैं सफल हो जाऊंगा, यह संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। अगर कल को आप बिजनेस भी करोगे तो क्या रातों रात बिजनेस प्रॉफिट थोड़ी दे देगा? उसके लिए भी आपको 2-3 साल उसमें 10-15 लाख 20 लाख रुपए डालने के बाद में भी आप सोचते हो कि 2-3 साल कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, और आप रातों रात कलेक्टर बनना चाहते हो। अरे भाई, मेहनत करनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जब आप कलेक्टर का, आईएएस का, आरएस का, एसआई का इंटरव्यू देने जाओ, तो जो इंटरव्यू ले रहा है उसको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो मटेरियल है जिसकी हमें तलाश है, ये कलेक्टर मटेरियल है, ये थानेदार वाला मटेरियल है। आपके परिश्रम में महाभारत में किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध को मारने का निर्णय लेते हैं, एक मगध का राजा था जरासंध, बहुत शक्तिशाली, और उसको मारने के लिए अपने साथ में अर्जुन और भीम को ले जाते हैं कि अगर उसने मल्ल युद्ध किया तो भीम से भिड़ा देंगे, और शस्त्र के साथ युद्ध करेगा तो अर्जुन से भिड़ा देंगे। अब भगवान ने क्या किया, तीनों ही ब्राह्मण के वेश में गए। जरासंध देखते ही समझ गया था कि यह ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि जो अर्जुन की बैठने की स्टाइल थी, उसका हाथ देखा, उसका हाथ इस प्रकार से रखा हुआ था। ऐसा हाथ उसका होता है जिसने बहुत ज्यादा तीर चलाए हो। अर्जुन ने इससे पहले कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका हाथ एनी टाइम ऐसे ही रहता था, कारण कि उसने बचपन से इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उसका हाथ ऐसे ही रहता था। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, लिख लिख के पढ़ पढ़ के, कि आदमी को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हां, ये वो व्यक्ति है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए। इन नीतियों से कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों।
आपको बार बार मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक जगह बैठकर आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। यूं अगर 2 महीने में सिलेक्शन होने लग गए तो वो जो 2-2 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। आरपीएससी के अध्यक्ष थे, 2016 की बात है, जब आरपीएससी ने आरएस का नोटिफिकेशन निकाला और 2 महीने बाद ही एग्जाम करवाने की डेट जारी कर दी, तो कुछ विद्यार्थी जयपुर में जाकर बैठे, उन्होंने आंदोलन किया, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। उस समय आरपीएससी के अध्यक्ष ने कहा था कि हमें 2 महीने पढ़ने वाले अभ्यर्थी चाहिए भी नहीं, ऐसे आरएस को क्या करेंगे हम, हमें वो चाहिए जो लगातार 2 साल से ग्रेजुएशन के समय भी तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में लगातार 2, 2.5, 3 साल से बैठकर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे रातों रात सिलेक्शन नहीं होता है, तपस्या तो करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में, आरामदायक स्थिति में रहते हुए अगर आप पढ़ना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, यह संभव नहीं है। जो लोग कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं उनसे जाकर पूछो कि कैसे उनकी नौकरी लगी। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, कल परसों की बात है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको पूछो कि कितनी मेहनत की है, कितने दिन, और आराम। कुछ लोग लाइब्रेरी में जाकर बैठते हैं तैयारी करने के लिए और वहां पर जाके पहला सवाल, कुर्सियां कैसी है, आरामदायक है कि नहीं। अरे भाई, आरामदायक कुर्सी पर नींद लेनी है आपको, वहां पर आपको स्टूल पर बैठना पड़ेगा। जब तक पीछे छाले नहीं पड़ जाएंगे ना, तब तक इतना आसान है कि एक मजदूर दिन भर काम करता है, पत्थर तोड़ता है, हाथ से खून निकलने लगता है, तब उसको 500-700 रुपए की मजदूरी मिलती है। आपको सीधे कलेक्टर की कुर्सी चाहिए बिना मेहनत किए, यह कैसे संभव है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। शॉर्टकट को त्यागना पड़ेगा। आप सोचते हो कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई ट्रिक मिल जाएगी, कोई ऐसा मार्गदर्शक, कोई कोचिंग वाला आपको एक रास्ता दे देगा, ये पढ़ ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ले मेरे नोट्स ले जा पढ़ ले सिलेक्शन हो जाएगा। संभव नहीं है मेरे भाई। कोई भी कोचिंग वाला आपको गाइड कर सकता है या बेसिक मटेरियल दे सकता है, सिलेक्शन वाला मटेरियल कुछ होता ही नहीं है, वो तो आपको बार बार पढ़ने से ही आने वाला है। या कुछ लोग सोचते हैं कोई चमत्कार हो जाए, तो ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो, आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं होगा। मैं कई विद्यार्थियों को देखता हूं, सर मैं पढ़ूं तो घणो ही हूं पर मैंने याद को रहनी। अरे भाई, तू मूवी देखकर आया, उसकी पूरी स्टोरी याद है, गाने के गाने तेरे को याद है, और तू बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूं और मुझे याद नहीं रह रहा। तेरी मेमोरी तो ठीक है, इसका मतलब सच्चाई यह है कि तू ध्यान लगाकर पढ़ नहीं रहा है। जितना ध्यान लगाकर तूने गाने सुने, जितना ध्यान लगाकर तूने मूवी देखी, उतना ध्यान लगाकर तूने पढ़ाई नहीं की है। वास्तव में तू ख्याली पुलाव पका रहा है। किताब खोल के बैठे, सपने देखने लग गए, कहीं पर 5 करोड़ का भरा हुआ बैग मिल जाए, ऐसे न ऐसे कर लूं। नींद की दुनिया में जा रहे हो आप लोग। इसलिए ये तब होता है जब आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप किताब खोलते हो और आपके सामने अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। इसका कारण यह है कि आप कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप आरामदायक स्थिति में हो। बैठकर पढ़ाई करो, कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर बैठकर, स्टूल पर बैठकर पढ़ाई करो, ये ख्याल आने बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप कंफर्ट जोन से बाहर हो जाओ, त्याग करो, अन्यथा इसी तरह शोषण होता रहेगा, है ना। आजकल एक शोषण का नया तरीका देखने को मिला है। गांव में देखते, खासतौर से मेरे और आपके जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो पीड़ित हैं। गांव में जो पूंजीपति होते हैं ना, बड़े बड़े, और हमारे माता पिता होते हैं जो मिडिल क्लास के हैं, वो उनके संपर्क में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि इनका लड़का तैयारी कर रहा है। कशा, आपका लड़का जोधपुर में तैयारी करता है? हाँ तैयारी करता है। फिर कभी कभार वो फोन करते हैं, बाहर बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, मद्रास बैठे हुए, अरे साहब आपका लड़का क्या कर रहा है? साहब पढ़े है, सा जोधपुर तैयारी करे। हाँ सुना, लड़का होशियार है, कोई 5-50 रुपया चाहिए तो होज कर जो मत हूं दे दे। बस क्या किया, मारवाड़ी में कहा था खूनी रे गुड़ लगावना, ये खूनी के गुड़ लगा के छोड़ दिया। फिर 4-5 दिन बाद में फोन करते हैं, अपने खेत में थोड़ा सा काम है, मजदूर आए नहीं है, जाकर देखना। अब 2 दिन पहले जिसने कहा कि कोई जरूरत हो तो मुझे बोलना, और फिर हमको कोई काम करने को बोले, मना कर सकते हैं क्या? यह शोषण का तरीका है। अगर आपने समय रहते, जब आपकी उम्र है कुछ करने की, इसमें नहीं संभले, जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह शोषण होता रहेगा। इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है, आपको कुछ करके दिखाना ही होगा। आप दूसरों पर अपनी गलतियों की छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप ढोलना बंद कर दीजिए। मैं कई बार देखता हूं, एक्सक्यूज लेकर खड़े थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई ना कोई बहाना। अरे बहाने मत दीजिए, आप अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, मैं कहां गलती कर रहा हूं और क्या गलती कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप भर्ती का इंतजार करना छोड़िए, अपनी मेहनत कीजिए, अपना काम कीजिए, फिर कठोर परिश्रम कीजिए, शॉर्टकट को छोड़ दीजिए, आरामदायक स्थिति से बाहर निकल आइए। त्याग करना पड़ेगा, परिवार, समाज, मित्र, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार करना है। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह मान लेना है कि मैं एसआई हूं।
आपको पता है जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? हाथी। लेकिन जंगल का राजा कौन है? शेर। क्योंकि शेर ने यह मान लिया है कि मैं राजा हूं, और हाथी नहीं मान पाया, ताकत होते हुए भी नहीं मान पाया। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आप जब एसआई की तैयारी कर रहे हो, आप मान लो कि मैं एसआई हूं, और अपनी पर्सनैलिटी में, अपने व्यक्तित्व में एसआई को लाइए। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व में कलेक्टर को, एसडीएम को लाइए। आपकी भाषा शैली, आपका पहनावा, आपका उठ बैठ, आपका रहन सहन उस लेवल का होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो वो देखते ही समझ जाए कि हाँ, ये कलेक्टर बनने लायक है, ये एसडीएम बनने लायक है, ये थानेदार बनने लायक है। आपकी भाषा शैली तो घटिया से गिरी हुई, और आप सोचते हो कि मैं थानेदार बनूं, कलेक्टर बनूं, कैसे चलेगा? सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में उस कैरेक्टर को उतारिए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। आप मान लीजिए कि मैं थानेदार बन चुका हूं, और अपनी व्यक्तित्व में उसको प्रकट कीजिए। अपने आप आपकी चीजें धीरे धीरे सरल होती जाएगी। तो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। ध्यान रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। खुद को जीरो मान के चलिए। जब भी पढ़ने लगो, भले ही आपने पिछले 40-50 एग्जाम दिए हैं, अगले एग्जाम की तैयारी करनी वापस शुरू करो तो सीधा वापस जीरो पे आ जाओ, स्टार्टिंग से शुरू करो। कई बार विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं कि पहले से 40-50 एग्जाम दिए, वो तो मन आवे, राजस्थान जीके को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, और वही क्या करता है, एग्जाम में माइनस मार्किंग करवा देता है। क्योंकि हल्के में लिया है इसलिए ठीक से पढ़ा नहीं, अधूरा ज्ञान है, और फिर वहां पर उसी विषय में तुक्के मारते हैं। क्योंकि जो विषय नहीं आता है, नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, वो तो छोड़ देंगे। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वहां पर तुक्के मारेंगे, और वो माइनस मार्किंग करवाएगा, बाहर आ गए, और फिर कहेंगे कि साहब मैं 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। क्यों रह गया भाई? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं है, इसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में क्या है सवाल आपका? साहब पढ़ता तो हूं लेकिन याद नहीं रहता। याद भी रहता है, आप ध्यान लगाकर पढ़ नहीं रहे हैं। परीक्षा के जस्ट पहले क्या कर रहे हो? एग्जाम जैसे ही आपके 15 दिन 20 दिन रह गए, लड़कों की हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, डरने लगते हैं, तनाव आता है जबरदस्त कि अब क्या करें। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना है। एक सबसे बड़ी बात, आप कोई भी काम करो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी लेवल का, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करो, चाहे आईएएस की तैयारी करो, आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है कि मुझे एग्जाम से 3 माह पहले क्या करना है, 2 साल पहले क्या करना है, 2 महीने पहले क्या करना है, 15 दिन पहले क्या करना है, 5 दिन पहले क्या करना है, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके लिए आपके पास एक योग्य मार्गदर्शक भी होना बहुत जरूरी है, जो आपको ठीक लगे कि हां यह मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। आपके आसपास में नेगेटिव लोग हैं तो उनको लात मार दो, समय रहते लात मार दो, वो आपको डुबाएंगे। और जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी संगत करो, उनके पास बैठो और उनसे सलाह करो। अनुभव ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, भले वो शत्रु ही क्यों ना हो। अगर आपके सामने आपका दुश्मन है और आपको लगता है कि इसके पास नॉलेज है, इसके पास अनुभव है, उसकी बात को ठीक से सुन लो और उसे सीखो कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, और उसके आपके लिए क्या हित हो सकते हैं, क्या अहित हो सकते हैं, उसको समझो, एनालिसिस करो। पिछली भर्तियों का एनालिसिस करो। राणा सांगा खानवा के युद्ध में हार जाता है, जानते हो क्यों हारता है? अगर आप किसी से पूछोगे तो उत्तर होगा बाबर के पास तुगलुनुमा पद्धति थी, तोपखाना था। मैं कहता हूं इस वजह से नहीं आ रहा, मैं कहता हूं वो इसलिए आ रहा कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध का मूल्यांकन नहीं किया। बाबर के पास तोपे तो पानीपत के युद्ध में भी थी ना, तुगलुनुमा पद्धति उस समय भी थी ना, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से क्यों नहीं की? फिर परंपरागत तरीके से लड़ने क्यों गए? यह गलती है। आपने अगर आरएस का एग्जाम देना है तो पिछला जो पेपर हुआ है, अब तक जो पेपर हुए हैं, उनको पढ़ो, एनालिसिस करो कि पहले कैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आगे मेरी कैसी तैयारी होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट में एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये बंदा गजब का है। ये किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोता, विवेक से सोचता है, और हर बार जब भी उसको कोई मैच खेलना उससे पहले प्रैक्टिस करता है, और जिस टीम के साथ मैच होना है उस टीम के एक एक खिलाड़ी को वो ध्यान से देखता है, उसके बारे में जानकारी जुटाता है, और ये सोचता है कि मुझे इस खिलाड़ी को अगर आउट करना है तो मेरे पास कैसा बॉलर होना चाहिए, कौन सा बॉलर होना चाहिए, और उनकी टीम में ये बॉलर है तो मेरे पास कौन सा खिलाड़ी हो कि उसके बॉलर को खेल पाए। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसीलिए वो आज महान खिलाड़ी है।
वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि अन्य खिलाड़ी वर्तमान में आईपीएल चल रहे हैं, अन्य खिलाड़ी शतक मारे और महेंद्र सिंह धोनी लास्ट में आकर 2 बॉल पे 2 सिक्स मारे, बराबर हो जाता है, दुनिया उसके शतक को भूल जाती है, इतना महान अवसर पर पहुंच गया वो। तो हम कहां गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं कि हम पेपर एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, एंड टाइम पर कूद गए मैदान में। अच्छा, कूद गए कोई बात नहीं, देर सवेर जहां जागे वहीं से सवेरा, पता चला एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई 2 महीने के लिए, फिर से डिले पड़ गए। अरे भाई, तैयारी लगातार चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। फिर एग्जाम डेट आई, 15 दिन बचे, फिर लग गए, अब रातों रात रात काले करें, आंखें सूज गई, ऐसे कैसे चलेगा? फिर पता चला कोई न्यूज आई है, अपने तो राजस्थान में ऐसा ही होता है, एग्जाम पोस्टपोन, फिर सो गए। ऐसे नहीं होता है, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा से 15 दिन 20 दिन पूर्व क्या करना है? आपको जब भी पढ़ाई करने बैठो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले तैयारी करने लगो, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम से 15 दिन पहले आप रिवीजन कर सको, उस वक्त आप डिटेल में भी नहीं पढ़ोगे। जैसे आप राजस्थान के एकीकरण पढ़ते हो, जब पढ़ते हो तो डिटेल में पढ़ो, और साथ ही साथ में क्या करो, एक शॉर्ट सारणी बना लो कि भाई पहले चरण में मत्स्य संघ में राज्य प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तारीख क्या है, मुख्य बात क्या है। दूसरे चरण में कौन बड़ा राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री, डेट, उद्घाटन करता, मुख्य बात क्या है। इस प्रकार से एक शॉर्ट नोट्स बनाया आपने, एग्जाम से जस्ट 15-20 दिन पहले उसको रिवीजन करना है। अब आप डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे। नोट्स उसी को कहते हैं, बाकी जो होता है स्टडी मटेरियल होता है, और नोट्स आपके खुद के, आपके व्यक्तिगत होंगे, किसी दूसरे के नोट्स काम नहीं आएंगे, वो आप समझ ही नहीं पाओगे कहां पर क्या लिखा है, उसके अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। तो इन चीजों को समझो। एग्जाम के जस्ट पहले एक तो ये सोशल मीडिया को तलाक देना पड़ेगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर रीलें पे रीलें देखे जा रहे हो, पता चलता है 2-2, 3-3 घंटे वो आपके खराब कर जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अरे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है और आप सब जानते हो क्या सही है और क्या गलत है, क्या सुनना उनको, और जीवन पूरा पड़ा है सुनने के लिए, और सुनते रहना और सुनाते रहना अपने आने वाली पीढ़ियों को। इस वक्त हमें किसकी जरूरत है, उस चीज को समझो। अच्छी अच्छी बातें करने वाले दुनिया में बहुत है भाई, और आप नहीं जानते हो कि क्या गलत है, क्या सही है, और क्या सही अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, ये नहीं जानते हो, ये संभव नहीं है। आप स्वयं इसमें सक्षम हो चुके हो। इन गलतियों से बाहर निकलो। प्रवचन देने वाले दुनिया में बहुत बैठे हैं, सहायता करने के लिए कोई नहीं है। नौकरी लग गई, पूरा समाज, देखा ये इसका रिजल्ट आया, हमारे समाज के होनहार विद्यार्थी फलाने ने ये नाम किया, और नहीं लगी तो उन्हीं के सुर बदल जाते हैं, पड्डेकारा है, रोता फिरे है। समाज का इतना ही है, आप कुछ भी कर लो, उनके पास जवाब है, तो आपको उनके हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी तैयारी करनी है। कुछ लोग कहते हैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ो मत, आराम करो। नहीं, एक बात आप नोटिस करना, एग्जाम के जस्ट 2-3 दिन पहले जो आप पढ़ते हो वो एग्जाम में आता है। हर इंसान का एक सिक्स सेंस काम करता है। आपने 6वीं 7वीं 8वीं का एग्जाम दिया होगा, और जो क्लास का जब से ठोट विद्यार्थी है ना, वो क्या करता है, एग्जाम में चिट फाड़ के लेके जाता है, कई बार नकल करने के लिए। उसका आईक्यू लेवल देखना, उसको पता होता है कि एग्जाम में कौन सा सवाल आएगा, वही चिट फाड़ के लेके जाता है। मतलब दिमाग इसका जबरदस्त है, आईक्यू लेवल तगड़ा है, बस वो पढ़ नहीं रहा है, वो चिट फाड़ रहा है। और आपको भी ये पता चल जाता है। तो एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले तो दबा के तैयारी करो, और खास तौर से आजकल मेरिट का निर्धारण कर रहा है करंट जीके। तो एग्जाम में जब लास्ट का समय बचता है, उस समय करंट जीके पर विशेष फोकस करो आप, क्योंकि बाकी सब तो रटू तोते बैठे हैं, बहुत सारे रट लेंगे, लेकिन करंट जीके में वो मात खाते हैं, वहां पर लीड करनी होती है। तो करंट जीके तो आप डेली का डेली आप नियम बना लो कि मुझे 1 घंटा डेली करंट जीके को देना है, हर हाल में। और किसी भी स्थिति में आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे 5-6 घंटे रोज पढ़ना है। अब भले धरती फटे के आसमान गिरे, बाढ़ आए कि भूकंप आए, घर में शादी हो या कोई मर गया है, आपको जगह निकालकर किसी बेरे कुएं मित्र के घर भी जाकर वो 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी बात हो सकती है आपको कड़वी लगे, लेकिन सफलता हासिल करनी है, आपको थोड़ा स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। समाज सेवा करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। अभी हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है, फिर गृहस्थ आश्रम में। समाज सेवा करने के लिए पूरा वानप्रस्थ पड़ा है, समाज सेवा ही कर लेंगे। इस वक्त आप सबसे पहले अपना हिस्सा दो।
आप सफल हो गए, समाज अपने आप आपसे जुड़ जाएगा। असफल रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जाम हॉल में क्या करें, पेपर कैसे हल करें? आराम से, धैर्य से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर में आपको जिसने पेपर बनाया है उसने जो टाइम दिया है, उसने पर्याप्त समय दिया है, तो आराम से आप रोल नंबर वगैरह ठीक से भर लो, पेपर करना शुरू करो। उस वक्त एक एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, हर एक ऑप्शन को ठीक से पढ़ो, और ऑप्शन के नीचे भी कुछ लिखा है तो उसको भी पढ़ो। कई बार ऐसे सवाल गलत करते हो जिसका आंसर आपको पता होता है, और इस बार जो ग्राम सेवक वगैरह का पेपर हुआ उसमें बड़ी चोट हुई। प्रश्न लिखा, नीचे ऑप्शन लिख दिए, और नीचे लिख दिया वापस बी सही, ए ऑप्शन में लिखा बी सही, और बी ऑप्शन में लिखा है सी सही, सी ऑप्शन में लिखा है ए सही। अब आपने ऊपर वाला ऑप्शन देख के ए सही गोला कर दिया, और ए तो नीचे सी में लिखा था कि सी में लिखा था ए सही। जल्दबाजी में गोला तो कर दिया, बाहर आने के बाद पता चला ये क्या हुआ, और वही एक सवाल आपको डुबो देता है। 5-10 सवाल ऐसे होते हैं जो छोड़ने होते हैं, हर पेपर में होते हैं। वो सवाल अटेंड करने से अगर वो सही हो गए तो टॉप 10 में आ जाओगे, गलत हो गए तो फिर 12 कर कहोगे, 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, और छोड़ दोगे तो भी सिलेक्शन है। अरे भाई, टॉपर की तनख्वाह ज्यादा होती है क्या? और जो लास्ट में है उसकी तनख्वाह कम होती है क्या? नहीं। तो सींग मिले चाहे पूंछ मिले, एक बार पैर घुसाना है किसी तरह, तो क्यों सब कुछ एक साथ खाने का प्रयत्न कर रहे हो? जो ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम्स में नहीं होते हैं, टिपिकल क्वेश्चन है, तो छोड़ दो। मेरिट 100% थोड़ी चली जाएगी किसी एग्जाम की। सही हो जाएगा तो ठीक है, टॉप 10 में आ जाओगे, लेकिन गलत हो गए तो यही तो वो सवाल है जो आपको माइनस मार्किंग मिल जाए। परीक्षा का उद्देश्य है आपको बाहर निकालना, सिलेक्शन करवाना उसका उद्देश्य भी नहीं है। परीक्षा क्यों करवाई जाती है? जब एक पोस्ट पर एक से अधिक कैंडिडेट आ गए हैं, तो जो मान लीजिए एक पोस्ट है, 10 लोगों ने फॉर्म भरिया, अब उन 9 लोगों को वापस बाहर कैसे निकाले, मना कैसे करें तुम जाओ? इसलिए फिर परीक्षा करवानी पड़ती है। अगर एक पोस्ट पे एक ही आदमी आया होता तो परीक्षा की क्या जरूरत है? तो परीक्षा का उद्देश्य है बाहर निकालना। तो जाहिर सी बात है कि उसमें 10 सवाल 15 सवाल ऐसे हैं जो आपको बाहर निकालने के लिए है, उनको छोड़ दो। कई बार होता है कि आपने शुरुआत में पेपर ओपन किया और डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले ही आ गए। मैथ्स का पेपर लिया, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सवाल के पहले आ गए, आ ही नहीं रहे, घबरा गए, और पता चला कि बाहर आए, सवाल छूट गए, टाइम खराब गया। लास्ट में जो सवाल था वहां पर औसत के सरल ब्याज के सवाल थे जो आपको आते थे। तो ऐसी स्थिति में लगातार 4-5 सवाल हो जाए कि नहीं आ रहे हैं, पेपर को बंद कर दो। एक बार फिर से अपने माता पिता, गुरुदेव, अपने कुल देवता को याद करो, पेपर उल्टा करो, पीछे से शुरू कर दो। धैर्य नहीं खोना है किसी भी स्थिति में, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। तो बड़े आराम से पेपर दे दिया, अब क्या करें? सबसे पहले भाग कर मेरिट क्या रहेगी? अरे भाई, जो रहनी है वो रह जाएगी, अब तू क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा? किसी ने कह दिया कि मेरिट 80% जाएगी, तेरा 70% बन जाए, चेंज कर लेगा, बढ़वा के आ जाएगा? ये चिंता का विषय है नहीं। पेपर दे दिया, पेपर देने के 2-3 बाद में दाब के रेस्ट करो, मित्रों के साथ घूमने जाओ, बढ़िया मूड फ्रेश करके आओ, 10 दिन बढ़िया आराम करो, परिवार को समय दो, समाज को समय दो, दोस्तों को समय दो, फिर 10 दिन बाद में अपनी अगली तैयारी के लिए जुट जाओ। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? अब जो रिजल्ट आएगा, जो होना है वो हो जाएगा। अपन ने पेपर दे दिया है, बात खत्म हुई। रिजल्ट अच्छा आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली तैयारी। तो बड़े ही धैर्य से, अभी हाल ही में जिन्होंने रीट का एग्जाम दिया, 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया, बड़े चिंता में वो विद्यार्थी। कुछ लोगों को पहले ही लग रहा है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बड़े कई कोचिंग वाले ये मेरिट हाई हाई बता रखी है, हिंदी की, SST की। अब वो डरे हुए हैं, होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे यार जिंदगी के 5 साल इस भर्ती को दे दिए, भाई 2018 से लगे हुए 23 निकल गया, रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, 5 साल चले गए, बड़ी मेहनत, बैठे रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं कोई आ रहा है मेरे पास, सर मैं क्या करूं, मैं ई-मित्र खोल लूं क्या? अरे भाई, ई-मित्र ही खोलना था तो क्यों तूने ये BEd वगैरह की? तो पहले ही ये काम कर सकता था। असफलता से सीखो, असफलता से घबराओ मत। अगर आपकी कहीं पर हार हुई है, ध्यान रखना, हारने वाला कायर नहीं होता है, भागने वाला कायर होता है। आप असफलता से घबराकर भाग गए, अब आप कायर हो, लेकिन अगर उसका सामना करते हो और फिर उठ खड़े होते हो, तैयारी करते हो, आप कायर नहीं हो। असफल हो गए, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी, मेहनत की अपन ने, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपने मेहनत ही नहीं की, यह बुराई है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और आज ही से, अभी से, इसी समय से अपने टारगेट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ लग जाओ।
सबसे बड़ी समस्या तनाव, घबराहट, होगा नहीं होगा। इसके लिए कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ लिया करो। दिन भर में एक टाइम ऐसा निकालो, कुछ ना मिले गीता पढ़ लिया करो, श्रीमद् भगवत गीता। मेरे ख्याल से नीति शास्त्र का उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और सकारात्मक ग्रंथ, और जो आप जो वीडियो देखते हो ना फलाने फलाने महापुरुषों का, कई सारे छोटे छोटे रील आते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, मोटिवेशनल। अरे गीता से बड़ा कोई मोटिवेशनल ग्रंथ ही नहीं है। उसके 2-4 श्लोक पढ़ लो, एनर्जी आ जाएगी शरीर में, सारा तनाव कम हो जाएगा। और थोड़ा तो तनाव होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल तनाव नहीं है तो आदमी काम कैसे करेगा। तनाव पॉजिटिव भी होता है, वो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रात को नींद आने लगती है और तनाव होता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, फिर से उठ खड़ा होता है। तो थोड़ा तो तनाव होना ही चाहिए। तनाव बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। लेकिन डिप्रेशन बुरा होता है। घबरा नहीं जाना है। एक बात मेरी अंत में अच्छी तरह से याद कर लेना, सरस्वती कभी किसी का उधार नहीं रखती। आप ईमानदारी से पढ़ लो, अगर आपके नौकरी नहीं भी लगी है तो सरस्वती आपको ब्याज के समेत वापस देगी। आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो उसके दम पर इतना कमाओगे कि नौकरी वाले से आगे निकल जाओगे। सरस्वती कभी किसी का उधार नहीं रखती है, यह संभव ही नहीं है। आपका काम है कि आप अपना काम ईमानदारी से करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की कि भाई क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं हम, बार बार क्यों गलती कर रहे हैं, वही उन गलतियों में सुधार कैसे करना है, उन गलतियों को सीखना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, प्लानिंग करो पहले से कि मुझे। अच्छा, कुछ विद्यार्थी एक बड़ी समस्या है, वो क्या कर रहे हैं, इतिहास की पुस्तक लेके बैठ गए, 5-6 दिन इतिहास ही पढ़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, फिर पॉलिटी पढ़ने बैठे, इतिहास भूल गए। सभी सब्जेक्ट को आप अपने टाइम टेबल बनाओ, डिवाइड करो कि मुझे 2 घंटे इतिहास को देने तो 2 ही घंटे देने हैं, 2 घंटे राजनीति विज्ञान को देने तो 2 ही घंटे देने हैं, 2 घंटे मुझे मैथमेटिक्स को देना है तो 2 ही घंटे देने हैं, फिर 2.5 घंटे नहीं हो जाने चाहिए। डेली का रूटीन रखो और टेस्ट पेपर दो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दो, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी सफलता निश्चित है। और परिश्रम इतना कर लो कि अगर आपकी तकदीर में नौकरी नहीं है तो ईश्वर को दया आ जाए कि यार इसने इतनी मेहनत कर ली है, उसको भाग्य बदलना पड़ जाए, मजबूर कर दो। स्वयं नारायण कृष्ण क्या कहते हैं कि आपका भाग्य ठीक है मैंने तैयार किया है, लेकिन आपका परिश्रम, आप अपनी मेहनत से अपनी भाग्य रेखाओं को बदल सकते हो। कर्म आपके हाथ में है, कर्म इतना तगड़ा करो कि ईश्वर को भाग्य बदलने के लिए भी मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।